नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर्थिक पैकेज के बारे में जानकारी दी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का प्राइवेटाइजेशन होगा और प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। आपको बता दें 6 और एयरपोर्ट की नीलामी की जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये काम करेगी। कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी। सरकारी एकाधिकार खत्म किया जाएगा। भारत को बिजनेस फ्रेंडली देश बनाने की दिशा में कोशिश की जाएगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा। इसरो की सुविधाओं का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी। परमाणु ऊर्जा से संबंधित सुधारों पर काम किया जाएगा। मेडिकल आइसोटेप के लिए पीपीपी नीति से उत्पादन होगा। रेडिएशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भंडारण को बढ़ाया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8,100 करोड़ रुपए का ऐलान है। बिजली क्षेत्र में सब्सिडी डीपीडी के जरिए दी जाएगी। डिफेंस में एफडीआई बढ़ाने का बड़ा फैसला। डिफेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा। कुछ हथियारों के आयात पर बैन लगाया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लानी होगी। रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74%। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शेयर बाजार में होगी लिस्टेड। आयात नहीं किए जाने वाले उत्पादन की लिस्ट बनेगी। देश में 85,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 85,940 हुई है। कोरोना के एक्टिव केसेस 53,035 हैं। देश में अब तक 30,152 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से 2,752 लोगों की मौत भी हुई है। ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन के रांची कार्यालय के प्रोग्राम ऑफिसर करीम मलिक और श्यामतल संतरा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काके रोड स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। सीएम को कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई के 8400 पीपीई किट समेत कई स्वास्थ्य संबंधी सामान देकर सरकार का सहयोग किया। ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन जो टाटा कंपनी का एक फर्म है, इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने टाटा कंपनी और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन के सदस्यों को धन्यवाद दिया है। छत्तीसगढ़ समेत पूरे भारत में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सब्जी बोने वाले किसानों को बड़ी ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार इस लॉकडाउन में सब्जी बोने की परमिशन तो दे रही है, लेकिन जब सब्जियों की बम्पर पैदावार हुई तो उसके खरीदार नहीं मिले हैं। जब सब्जी किसान अपनी सब्जियों को मंडियों तक ले जाता है तो उनके दाम 1 रुपए से 5 रुपए किलो में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छत्तीसगढ़ राज्य में 75% लोग किसानी करते हैं। ऐसे में सब्जी बोने वाले किसानों की आर्थिक परिस्थिति में गहरा संकट मंडराने लगा है। किसानों को उनकी लागत से आधे से भी कम दाम में सब्जियों को बेचना पड़ता है। किसानों को शासन द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी से भी उनके परिवार का गुजारा नहीं हो रहा है। बेबस लाचार किसान अपनी परेशानी को बताएं तो किससे बताएं। किसान अपनी परेशानी की बात स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारियों तक को सुना चुके हैं, फरियाद भी लगा चुके हैं। बावजूद उसके उनको सब्जियों की लागत तक नहीं मिल रही है। ऐसे ही कुछ किसानों ने अपनी परेशानी न्यूज़ वन इंडिया के समक्ष रखी है और कहा कि ऐसे में परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है। अभी किसानों को इतना तकलीफ हो रहा है, मंडी में ले जा रहा है, भिंडी बिक नहीं रहा है। लॉकडाउन के नाम से किसान को इतना मजबूरी हो गया है कि अपने भिंडी को जानवर को भी खिला रहे हैं, वो भी नहीं खा रहा है। ऐसी स्थिति आ गया है, बाजार में ले जाते हैं 2 रुपये किलो में भी पूछने वाला नहीं है। और किसान इसमें इतना नुकसान हुआ है कि महंगा से बीज लाया है, खाद है, दवाई है, उसकी भरपाई करने के लिए किसान को बहुत तकलीफ हो रहा है। हमारे खेत में क्या है सर, गंवार बोए हैं, भिंडी बोए हैं, करेला है, भाजी भी है, खट्टा भाजी है, 3-4 प्रकार। क्या समस्या है? वो तो बिक ही नहीं रहा है सर। अगर बाजार में ले जाओ तो 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो ऐसा मांगते हैं। क्या करोगे, मजबूरी दे रहे हैं किसान। अब तो मुद्दल भी नहीं आ रहा है। सरकार अगर सरकार अगर इस
चीज़ को अपने हिसाब से खरीद ले, किसान को कुछ फ़ायदा देना है तो सरकार ही दे सकता है सर। हमारा तो वहीं छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में ऑटो चालक समिति ने आज फिर आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। जी हां, मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश को लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन के चलते धर्मनगरी के 100 से अधिक ऑटो रिक्शा चालकों को भी आर्थिक तंगी की मार झेलनी पड़ी, जिसे लेकर ऑटो रिक्शा चालक संघ ने पिछले दिनों 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देकर आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक कोई भी आर्थिक मदद ऑटो चालकों को नहीं मिल पाई है। 27/4/2020 के एक मदद के लिए गुहार मांगे थे ऑटो चालक बमलेश्वरी के डोंगरगढ़ के। उसमें आर्थिक सहायता का मांग किए थे। ट्रेन बंद हो गया, बस बंद हो गया, हमारा ऑटो चालक ऑटो भी नहीं चल रहा है, तो जिससे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उस पर सीएम साहब द्वारा कोई विचार नहीं किया गया मदद के लिए, इसलिए हमने पुनः एक बार फिर आवेदन दे रहे हैं कि हमें आर्थिक सहायता। कोरोना की वजह से लॉकडाउन में मध्य प्रदेश के डिंडोरी में हर रोज लगभग 200 से 300 मजदूर पहुंच रहे हैं, जो अन्य राज्यों में काम करने गए थे अब अपने घर लौट रहे हैं। डिंडोरी पहुंचे इन प्रवासी मजदूरों ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए खाने पीने की उत्तम व्यवस्था के साथ सभी को उन घरों तक पहुंचा रही है, लेकिन अन्य राज्यों की सरकारों ने मजदूर वर्ग के लिए कोई बेहतर इंतजाम नहीं किए हैं, बल्कि मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। अन्य राज्यों से लौटने वाले मजदूर मध्य प्रदेश की सीमा तक पहुंचने के लिए पैदल सफर तय करने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश सरकार इन प्रवासी मजदूरों को उनके जिले के गृह गांव तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जो स्वयं के खर्च पर मध्य प्रदेश की सीमाओं तक पहुंच रहे हैं, जहां से सभी को सरकारी व्यय पर बसों के माध्यम से उनके गृह जिला तक पहुंचाया गया है। तो सभी पैदल या साइकिल से पहुंच रहे हैं अपने घर। कई राज्य सरकारों ने उन्हें के हाल पर छोड़ दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार लगातार इन लोगों को घर पहुंचाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। तो हर रोज लगभग 200 से 300 मजदूर यहां से आते हैं, सभी पैदल या साइकिल से अपने अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। खबर भरतपुर से है, जहां पर पुलिस हेड कांस्टेबल ने मेडिकल स्टोर संचालक से मारपीट की। आपको बता दें, हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह ने दुकानदार के गिरबान को पकड़कर उसे खींचा दुकान से बाहर। मारपीट के बाद में पुलिस कर्मचारी मेडिकल स्टोर संचालक को लेकर गए। जुरहरा थाना में मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वारदात को लेकर मेडिकल स्टोर संचालकों ने विरोध व्यक्त किया है। हेड कांस्टेबल के खिलाफ में कार्रवाई की मांग की गई है। कामा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। भरतपुर के कस्बा जुरहरा में रश्मि मेडिकल स्टोर का ये पूरा मामला है। नाम बोला ऐसा कर रहे क्या हम? अरे मौसम तुम ना जिसका को जैसे क्या क्या ऐसा कर नाम बता बोलो तुम से जिसका को बोल नाम आप नहीं दे रहे मौसम बता दो। हां बोलो अरे मौसम नाम नहीं बता सकता है। नाम नहीं बता सकता नाम का पूछा तो आप बता लेकिन ये मौसम पढ़ने से नहीं लगता। मध्य प्रदेश के भिंड मालनपुर थाने में चोरी के संदेह में युवक को पुलिस द्वारा पकड़कर थाने लाते समय पुलिस कस्टडी में संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हो गई है। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने न्यायिक जांच करा करके तथ्यों के आधार पर दोषियों को कड़ी सजा देने का भरोसा देकर मामले को शांत किया है। माधोपुर गांव के रहने वाले 25 वर्षीय युवक इंदल सिंह को मालनपुर थाना पुलिस चोरी के संदेह में पकड़कर थाने ला रही थी। पुलिस की माने तो उसी दरमियान
कैडबरीज फैक्ट्री के पास में इंदल सिंह ने कार से कूदकर भागने का प्रयास किया, जिसमें कार से गिरने पर सर में गंभीर चोटें आई हैं, जिससे गंभीर घायल अवस्था में ग्वालियर में ले जाते समय उसकी मौत हो गई है। घटना ये है कि पुलिस इंदल सिंह को पकड़ के ले आई और उसके सर में डंडा मारा है और फिर ग्वालियर और उसकी मृत्यु हो गई। ग्वालियर ले गए, हमको कोई पता नहीं है, ना कोई सुनवाई है यहाँ पे हमारी, और कोई हमारी सुन नहीं रहा है। लगभग यहाँ कितने बजे की घटना है? ये करीबन 11:30-12 बजे की घटना है। कहाँ से पकड़ के लाई थी पुलिस? यही मालनपुर से। अभी तक कोई जवाब नहीं दिया? कोई जवाब नहीं है साहब। क्या नाम है उनका? इंदल सिंह। उम्र कितनी है? 22 साल, 22-24-25। देखिए, आज सुबह कैडबरी फैक्ट्री के पास एक संदिग्ध युवक को पूछताछ के लिए थाने लेके आया जा रहा था, जिसमें ऐसी जानकारी मिली कि वह जिस गाड़ी में बिठाया गया था उस चलती गाड़ी से कूदने का प्रयास किया, जिसमें उसे सर में चोट आई, जिसकी वजह से अस्पताल में दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। पूरे घटनाक्रम में अन्य जानकारी आ रही, आरोप आ रहे हैं, उसको देखते हुए हमने एक जुडिशियल इंक्वायरी का फैसला लिया है। उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ML वर्मा ने ग्राम पंचायतों में मनरेगा अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। जनपद के पंचायत अमरपुर की ग्राम पंचायत केशलपुरी, सक्का और जलदामुड़ी में मनरेगा के अंतर्गत लाखों रुपए के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जिनमें से सोसाइटी भवन, तालाब निर्माण, कपिल धारा कूप निर्माण आदि का निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायतों में तालाब निर्माण से लोगों को पेयजल और निस्तार के लिए पानी उपलब्ध होगा। वहीं तालाब का निर्माण होने से खेतों में सिंचाई हो सकेगी और आसपास के कुएं, हैंडपंप भी रिचार्ज हो पाएंगे। मवेशियों को भी पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण में लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। नाम राघवेंद्र गर्ग है, मैं स्वच्छाग्रही हूँ। यहाँ पर नवीन तालाब निर्माण का काम चल रहा है, तो यहाँ पर मैं जो श्रमिक हैं उनको कोविड-19 की जो सावधानियाँ हैं, जो सुरक्षा है, उसके बारे में बताता हूँ। जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, 1 मीटर की दूरी पर रह के काम करें। जब भी उनको पानी पीना है या पसीना पोंछना है तो हाथ धुलाई समय समय पर उनसे हाथ धुलवाया जाता है। नाम राघवेंद्र गर्ग है, मैं मनरेगा के कार्य हमारे यहाँ 20 अप्रैल से चालू हुए हैं और जिले में अभी तक 93,000, आज की तारीख में 93,533 मजदूर कार्यरत है और कार्य कितना 4,338 कार्य लगे हुए। वैसे तो कुल 23,000 कार्य प्रचलित है, लेकिन उनमें से इतने कार्यों पर मजदूर आज की तारीख में लगे हुए हैं। वहाँ जब देखा गया तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, मास्क लगाए जा रहे हैं और मतलब किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। सैनिटाइजर भी मौके पर पाए गए। इसलिए हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा और जहाँ कम मजदूर थे वो और मजदूर बढ़ाने के लिए हमने सभी सचिवों को, पंचायत के सरपंचों को वहीं मौके पर हिदायत दी और कल से इसमें और प्रगति आएगी। काफी टाइम। खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से है, जहां जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेज आंधी तूफान से तबाही मची है। आपको बता दें, आंधी तूफान और बारिश के कोहराम ने विशालकाय पेड़ों की जड़ों फैलाकर रख दिया है। पेड़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंका है, वहीं पेड़ों के टूटे डगाल से बिजली के तार जमींदोज हो चुके हैं। हवाओं का रुख ऐसा था कि कई मकानों की छतों पर लगे टीन टप्पर उड़ चुके हैं, जिससे गृहस्थी का पूरा सामान पानी पानी हो गया। आंधी तूफान के साथ हुई बारिश के इस कहर ने न सिर्फ प्रकृति को उजाड़ा है, बल्कि आम जनजीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया है। आपको बता दें, मुख्यालय के कलेक्टर बंगला, BSNL ऑफिस, RTO सहित
कई अन्य स्थानों पर भीषण तबाही देखी गई। मुख्यालय के नजदीक ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्राकृतिक आपदा के चलते हाहाकार मचा है। आंधी पानी के कहर के बाद में जिला प्रशासन की आपदा प्रबंधन टीम ने होमगार्ड के साथ मिलकर रेस्क्यू कार्य देर शाम से शुरू कर दिया है। कल की आंधी तूफान में हमारे जवानों को कुछ सूचना मिली कि आंधी तूफान से जगह जगह रास्तों में पेड़ गिर गए हैं। उन पेड़ों की कटाई के लिए अपने आपदा प्रबंधन की टीम, होमगार्ड की टीम, मैं अधिकारी प्रभारियों के साथ शाम के एक्टिव मोड में आके सभी जवानों को पहले कलेक्टर साहब के बंगले में जो पेड़ गिरा था उसको साफ़ किए। तो उसके बाद रास्ते में जो सर्किट हाउस के पास पेड़ गिरा था उसको साफ़ किए। तत्पश्चात ज़्यादा रात होने की वजह से रेस्क्यू कार बंद किया गया था। आज सुबह से फिर 8 बजे से रेस्क्यू कार चालू किया गया, जो अभी निरंतर चल रहा है। और जहाँ जहाँ भी रोड ब्लॉक हैं, उन ब्लॉकों में रोड ब्लॉक हैं, वहाँ के पेड़ों को काटकर अलग किया जा रहा है। कल की लॉकडाउन पार्ट 3 का आखिरी दिन कल है। जल्द गृह मंत्रालय जारी करेगा नई गाइडलाइंस। आपको बता दें, लॉकडाउन 4.0 के लिए जारी की जाएंगी नई गाइडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन 4 का ऐलान कर चुके हैं। नए रंग रूप वाला होगा 4.0। लॉकडाउन 4 में मिल सकती है कई प्रकार की छूट। जहां ज्यादा मरीज हैं वहां बदलाव के संकेत काफी कम नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक छूट मिलने की उम्मीद है जहां पर मरीज कम है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण के दौरान यह साफ तौर पर कर दिया था कि एक नए रंग रूप के साथ में लॉकडाउन 4 के साथ हमें अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज करना होगा। तो लॉकडाउन पार्ट 3 का आखिरी दिन है कल। जल्द ही गृह मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। लॉकडाउन 4 में क्या क्या परिवर्तन होगा, यह जल्द ही हमारे सामने होगा। तो जिसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ कहा था, एक बार फिर से सुनिए। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है।
आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है।